Welcome back to Law Vista. We are doing chapter 5, which is the cancellation of instrument. चैप्टर 5 पे कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात की जा रही है। यहाँ पे हमें पढ़ना है सेक्शन 31, 32 एंड 33। ये तीनों सेक्शंस हम इस सेम वीडियो में कवर कर लेंगे। सेक्शन 31 क्या कहता है? व्हेन कैंसिलेशन में बी ऑर्डर्ड, तो कोर्ट कब कैंसिलेशन के लिए ऑर्डर करेगी, ये हमें सेक्शन 31 बताता है। सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है? कोई भी पर्सन जिसके अगेंस्ट में कोई रिटन इंस्ट्रूमेंट वॉइड या वॉइडेबल है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके अगेंस्ट में कोई रिटन इंस्ट्रूमेंट वॉइड या वॉइडेबल है और उसे रीजनेबल अप्रीहेंशन है, या उसे अंदाज़ा है कि अगर उसने वो इंस्ट्रूमेंट को वैसे ही छोड़ दिया, वैसे ही रहने दिया, तो इन फ्यूचर उसे सीरियस इंजरी हो सकती है, तो वो कोर्ट जा सकता है और कोर्ट को वो ये कह सकता है कि वो इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर दिया जाए जो इंस्ट्रूमेंट उसके अगेंस्ट में वॉइड या वॉइडेबल है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल के एक्स और वाई दो पर्सन्स हैं। वाई ने क्या किया है? एक्स के साथ में फ्रॉड करके, यानी एक्स को कुछ और बताकर उससे एक सेल डी पर साइन ले ली है। यानी एक्स तो चाहता नहीं है सेल करना, लेकिन वाई ने थ्रू फ्रॉड एक्स से उसके सिग्नेचर्स ले ली है। अब बाद में एक्स को क्या पता चलता है कि उसके पास में, यानी वाई के पास में उसके सिग्नेचर्स किए हुए सेल डीड मौजूद है। अब एक्स के अगेंस्ट में ये कॉन्ट्रैक्ट, तो जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया हुआ है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो तो वॉइड है। क्यों? क्योंकि उसके साथ में फ्रॉड हुआ, और जब फ्रॉड होता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइडेबल हो जाता है एक पार्टी के अगेंस्ट में। एक्स को ये भी पता है कि अगर उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस इंस्ट्रूमेंट को वैसे ही रहने दिया, तो कल को वाई उसकी वो प्रॉपर्टी जिसके लिए सेल जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वाई उसकी वो प्रॉपर्टी ले लेगा। तो एक्स कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट को कह सकता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है वो मेरे अगेंस्ट में वॉइड है, तो इसे कैंसिल कर दिया जाए। सबसेक्शन 1 है। सबसेक्शन 2 क्या बताता है कि अगर वो इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट में प्लेंटिफ का राइट बनता है कि वो उसे कैंसिल करवा दे क्योंकि वो वॉइड या वॉइडेबल है, तो वो इंस्ट्रूमेंट अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है और कोर्ट ने उसके कैंसिलेशन के लिए ऑर्डर किया है, तो कोर्ट उसका डिक्री, जो कैंसिलेशन का डिक्री है, वो उस रजिस्ट्रार को भी भेजेगी और रजिस्ट्रार अकॉर्डिंगली अपने बुक्स ऑफ रजिस्ट्रेशन जो उसने कैरी कर रखी है उसमें कैंसिलेशन के फैक्ट को एंटर करेगा। यानी जब एक इंस्ट्रूमेंट रजिस्ट्रार के पास में रजिस्टर्ड होता है तो उसे भी चेंज करना ज़रूरी है। तो कोर्ट जब डिक्री पास करेगी तो रजिस्ट्रार के पास भी भेजेगी कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो उससे रिलेटेड जो चेंजेस हैं वो आपको करनी है। उसके बाद में हमें क्या देखना है? सेक्शन 32 क्या कहता है? सेक्शन 32 कहता है व्हाट इंस्ट्रूमेंट में बी पार्शियली कैंसिल। अब कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो पार्शियली कैंसिल हो सकते हैं? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो डिफरेंट एविडेंस के लिए या डिफरेंट राइट्स के लिए एग्जिस्ट करता है, तो अगर कोर्ट को प्रॉपर लगता है तो कोर्ट उसे इन पार्ट कैंसिल कर सकती है और बाकी जो पार्ट है उसे वो कोर्ट वैसे ही रहने देगी। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के एक्स, वाई और जेड, ये तीनों भाई हैं और ये तीनों ने पार्टीशन के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया कि एक्स को 25% जाएगा, वाई को 25% जाएगा और z को 25% जाएगा। बाद में क्या होता है? किसी वजह से z को ये 30% चला जाता है शेयर, क्लेरिकल एरर की वजह से, यानी कि टाइपिंग मिस्टेक की वजह से z के पास में जो शेयर्स है वहाँ पे 30% लिखा हुआ है। अब क्या हो रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि तीनों ही पार्टीज़ है, जो तीनों भाई है, ये तीनों भाइयों को बराबर बराबर का शेयर मिलेगा, लेकिन z के पास 30% हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब ये तीनों ही अलग अलग राइट्स के लिए एविडेंस है, ये जो हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट है, तो कोर्ट पार्शियली जो 5% एक्स्ट्रा है इसे कैंसिल कर देगी और 25% का जो इन लोगों ने इंस्ट्रूमेंट बनाया है वो वैसे ही रहेगा, वैलिड रहेगा, वो कैंसिल नहीं होगा। तो ये सेक्शन 32 क्लियर है। अब देखते हैं 33 क्या कह रहा है? पावर टू रिक्वायर बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड और कॉम्पनसेशन टू बी मेड व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज कैंसल्ड और सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एज बीइंग वॉइड और वॉइडेबल। अगर कोर्ट ने किसी इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर दिया है तो कोर्ट क्या कहेगी कि कोई भी अगर बेनिफिट अगर आपने लिया हुआ है दूसरी पार्टी से तो वो रिस्टोर किया जाए। ये दोनों ही केस में अप्लाई होगा, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के। इसे हम डिटेल में समझते हैं। सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है?
On adjudging the cancellation of an instrument, court may require the party to whom such relief is granted to restore so far as may be benefit which he may have received from the other party. हमने देखा है इक्विटी के प्रिंसिपल पे सारी चीज़ें चलती है कि कोर्ट ने अगर कैंसिल कर दिया है इंस्ट्रूमेंट, तो अगर जिस पार्टी के फेवर में इंस्ट्रूमेंट कैंसिल हुआ है और उसने किसी दूसरी पार्टी से, जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, उससे कोई बेनिफिट ले रखा है, तो उसे तो वो रिस्टोर करना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं हो सकता ना कि कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो गया हो और पार्टी ने जो बेनिफिट ले रखा है दूसरी पार्टी से वो भी रिस्टोर ना किया जाए। तो ऐसे नहीं होता, इक्विटी के प्रिंसिपल पे चलता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट कैंसिल हुआ तो जो बेनिफिट आपने ले रखा है वो आपको रिस्टोर करना पड़ेगा, दूसरी पार्टी को देना पड़ेगा। When defendant सक्सेसफुली रेजिस्ट एनी सूट ऑन द ग्राउंड, अब डिफेंडेंट की बात की जा रही है कि समझ लेते कोई सूट है, वो सूट में प्लेंटिफ स्पेसिफिक रिलीफ मांग रहा है और डिफेंडेंट ने क्या कहा, डिफेंडेंट ने सक्सेसफुली रेजिस्ट कर दिया दैट द इंस्ट्रूमेंट सॉट टू बी एनफोर्स अगेंस्ट हिम इन द सूट इज वॉइडेबल। डिफेंडेंट ने कोर्ट को क्या कहा कि जो प्लेंटिफ स्पेसिफिक रिलीफ मांग रहा है ना वो सूट के अंदर में, तो जो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक रिलीफ मांगा जा रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। कोर्ट में इफ़ द डिफेंडेंट हैज़ रिसीव्ड एनी बेनिफिट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो कोर्ट उसे कहेगी कि आप भी ये रिस्टोर करो। तो ये कैसे समझना है कि अगर प्लेंटिफ ने लगाया है कोई सूट और वो सूट में वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफिक रिलीफ मांग रहा है, तो फिर डिफेंडेंट ने क्या कहा कि जो रिलीफ मांगा जा रहा है जिस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, वो कॉन्ट्रैक्ट ही इज़ वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइडेबल है, कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है। तो डिफेंडेंट ने अगर सक्सेसफुली रेजिस्ट कर लिया, सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया है उस सूट को, तो कोर्ट क्या कहेगी कि ठीक है कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल है, बट जो बेनिफिट आपने ले रखे हैं प्लेंटिफ से वो बेनिफिट आप रीस्टोर करो दोबारा से प्लेंटिफ को। क्लॉज बी क्या कह रहा है, दैट द अग्रीमेंट सॉट टू बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट हिम इन द सूट इज वॉइड बाय रीजन ऑफ हिज नॉट हैविंग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। या फिर डिफेंडेंट ने क्या डिफेंस लिया है यहाँ पर क्लॉज बी में बताया जा रहा है कि अगर प्लेंटिफ कह रहा है कोर्ट को कि स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए, बट डिफेंडेंट क्या कह रहा है कि जो सूट है, सूट में डिफेंडेंट क्या कह रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है बाय रीज़न ऑफ हिज नॉट बीइंग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो तो कॉम्पिटेंट ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को, ड्यू टू रीजंस जो हमें सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया जाता है। तो सेक्शन 11 की वजह से जो डिफेंडेंट है वो तो कॉम्पिटेंट ही नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, तो इसीलिए उसके अगेंस्ट में तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। ताकि इसमें कोर्ट क्या कहेगी, कोर्ट में द डिफेंडेंट हैज़ रिसीव्ड एनी बेनिफिट, तो डिफेंडेंट तो कह रहा है कि मैं तो कॉम्पिटेंट ही नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे अगेंस्ट में वॉइड है, मैं कैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करूंगा। तो कोर्ट क्या कहेगी कि अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हो लेकिन आपने कोई बेनिफिट लिया है प्लेंटिफ के पास से, तो वो बेनिफिट आप रिस्टोर करोगे सो फार एज मे बी सच बेनिफिट टू दैट पार्टी टू द एक्सटेंट टू विच ही और हिज स्टेट हैज़ बेनिफिटेड देयर बाय। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, पढ़ने से हमें समझ में आता है कि अगर कोई माइनर पर्सन कहता है, मेजर जब वो हो जाता है तो कहता है कि मैं तो वो टाइम पे कॉम्पिटेंट ही नहीं था क्योंकि आई वॉज माइनर, तो जो भी बेनिफिट उसको या उसके स्टेट को हुआ है प्लेंटिफ की वजह से, वो सारे ही बेनिफिट उसे रीस्टोर करने पड़ेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था सेक्शन 33। सेक्शन 33 का क्रक्स क्या है कि अगर प्लेंटिफ ने कोई इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट में कहा कि वो इंस्ट्रूमेंट उसके अगेंस्ट में वॉइड या वॉइडेबल है, तो और कोर्ट ने उसे कैंसिल कर दिया है, तो कोर्ट क्या कहेगी प्लेंटिफ को, अगर आपने डिफेंडेंट के पास से कोई रिलीफ लिया, कोई भी बेनिफिट लिया है, तो आप उसे रिस्टोर करो। या फिर अगर किसी ऐसे सूट में जहाँ पे प्लेंटिफ स्पेसिफिक रिलीफ मांग रहा है और डिफेंडेंट ने क्या डिफेंस लिया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसके अगेंस्ट में वॉइडेबल है, तो डिफेंडेंट ने जो रिलीफ लिया है उससे या जो भी बेनिफिट लिए हैं वो भी उसे रिस्टोर करने पड़ेंगे। या फिर अगर उसने ये डिफेंस लिया है कि वो कॉम्पिटेंट नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते वक्त, तो जो भी बेनिफिट उसे या उसके स्टेट को हुआ है वो भी उसे रिस्टोर करना पड़ेगा। यानी ये पूरा ही सेक्शन 33 इक्विटी की बात कर रहा है। अगर आपने कोई भी रिलीफ या फिर बेनिफिट दूसरी पार्टी से ले रखा है तो वो बेनिफिट आपको रिस्टोर करना पड़ेगा तो ये हो गया हमारा सेक्शन 33 कंप्लीट। यहाँ पे हमने चैप्टर 5 कंप्लीट किया है जो बात करता है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की। तो इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर 6 विच इज़ डिक्लेरेटरी डिक्रीज। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, तो जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँगी तो आप तक के नोटिफिकेशंस पहुँच जाएंगे।